नमस्कार आप सभी को। आज हम क्लास 9th की जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 हो चुकी थी हमारे। आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 1.2। तो पहले तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला प्रश्न है हमारे पास में, पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देना कि पहला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है कि जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी किसके साथ में, कारण के साथ में, कि वास्तविकता में क्या रीजन है, ठीक है ना, कि किस कारण से ये सत्य है और किस कारण से ये असत्य है। तो पहला ही प्रश्न, पहला हमारे पास में क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। पूछा क्या गया है, ध्यान से समझना। प्रत्येक यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ध्यान देना कि सामान्य गणित के अंदर जो संख्या पद्धति के मैंने आपके वीडियो डाले हैं उसमें नंबर सिस्टम, ठीक है ना, संख्याओं के प्रकार मैंने पढ़ाए हैं, उसमें जाकर आप पूरी वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये आंसर आएगा आपके सत्य। सत्य क्यों आएगा कि जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती है। ध्यान देना वापस से, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, ठीक है ना। ध्यान देना कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं है जो किससे मिलकर बनी होती है, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनी हुई है, यानी अपरिमेय संख्या है जो वास्तविक संख्या के अंदर पूरी पूरी आती है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, सत्य, ठीक है ना। पहला हमारे पास में, मैं आंसर यहां पर लिख लेता हूं, आपके उत्तर सभी के, ठीक है। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पहले का उत्तर आपके क्या आ जाएगा, सत्य। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि प्राकृत संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या कहाँ से है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा है, ध्यान देना, तो संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है, ठीक है ना, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। m क्या है, प्राकृत संख्या है। तो m की वैल्यूशन कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। लेकिन संख्या रेखा पर, ठीक है ना, प्राकृत संख्या के अंदर कौन सी संख्या आती है, 1 से लगाकर। ध्यान देना, प्राकृत संख्याएं है, ठीक है ना, वो कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, रूट m के। और देखो यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, यहाँ पूछा गया है संख्या रेखा। क्या पूछा गया है, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर, ठीक है, और प्राकृत जो संख्या होती है वो सारी धनात्मक होती है, लेकिन संख्या रेखा पर धनात्मक के साथ साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। आगे बात समझ में, तो ये सीधा क्या है, असत्य है। क्लियर है ना। धनात्मक के साथ में कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। क्लियर है ना। तो सीधा क्या आ जाएगा आपके, असत्य।
और जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याओं के अंदर नहीं आती। क्लियर है? चलो अब तीसरा हमारे पास में क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है या नहीं होती है। ठीक है ना, पहले का इसने क्या कर दिया, हमें उल्टा दे दिया। अब जब पहले का उल्टा दिया तो देखो मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी हुई है, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी हुई है। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी जितनी भी वो जो वास्तविक संख्या है वो क्या अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो वो परिमेय भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए तीसरे का भी आंसर आपके क्या आ जाएगा, असत्य। तीसरा भी क्या हो जाएगा आपके, असत्य। आगे बात समझ में अगर सही से ठीक है ना, संख्याओं के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, संख्या के प्रकारों के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो प्लेलिस्ट में जाकर संख्या पद्धति के सभी वीडियो देख लो, आपको सभी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो पहला प्रश्न हो गया हमारे पास में। अब हम बात करते हैं कौन से प्रश्न की, प्रश्न संख्या 2। ठीक है ना, ध्यान देना। दूसरा प्रश्न कौन सा है, दूसरा प्रश्न हमारे पास में दूसरा प्रश्न क्या है, सुनना। दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है ना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो पहले देखो प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 है, अब हमें पूछा गया है कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, पहले तो यहाँ पर देखो कि पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो पूर्णांक के अंदर एक तो होती है हमारे पास में ऋणात्मक, ठीक है, प्लस 0 प्लस धनात्मक। आगे बात समझ में, ये है हमारे पास में क्या है, पूर्णांक संख्याएं है। अब ये पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमें कि धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर ध्यान देना कि धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में वापस 0 तो उदासीन है, 0 न ऋणात्मक में आता है न धनात्मक में आता है। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे आगे अनंत तक वो सारे के सारे क्या हो गए, हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब हमें क्या बताना है कि ये अपरिमेय है, इनके जो वर्गमूल है, ठीक है ना, क्या है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इनके वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अगर इनके सभी के वर्गमूल है जो अपरिमेय नहीं होते हैं, तो आपको एक ऐसी संख्या, ठीक है ना, के वर्गमूल का उदाहरण देना है जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार कि जो धनात्मक संख्या है, एक बार हम धनात्मक संख्या लेते हैं 1 2 3 10 तक एक बार ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इनका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल और 10 का वर्गमूल। ठीक है ना, अब देखो 1 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, 3 का नहीं निकलता है, लेकिन 4 का वर्गमूल पूरा निकलता है जो क्या है, 2। ठीक है, फिर 5 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, 6 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, 7 का पूरा नहीं निकलता है, 8 का पूरा नहीं निकलता है, लेकिन 9 का वर्गमूल पूरा निकलता है। कितना है, 3। और 10 का भी पूरा नहीं निकलता है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर जो 4 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल क्या है, आता है 2 आता है। यहाँ पर 9 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। जहाँ पर 2 और 3
ठीक है ना। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 2 और 3 हमारे पास में कौन सी संख्याएं है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। तो आंसर क्या आएगा, क्या दिया गया है आपको, आंसर क्या लिखना है कि नहीं, ठीक है ना, कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण आप दे देना, √4, ठीक है ना। जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इनका जो वर्गमूल है वो कितना निकलता है, एक परिमेय संख्या के रूप में आता है। क्लियर है। तो ये आपके कौन सा हो गया, सेकंड, दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, ठीक है ना। एक बार अगर आप समझ में नहीं आया है तो वीडियो वापस रिपीट कर लेना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देना, प्रश्न संख्या हमारे पास में कितना है, 3। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बना देते हैं। ये हमने क्या कर दी, संख्या रेखा बना दी, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आगे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि संख्या रेखा पर जैसे हम अगर स्केल लेके मापे, ठीक है ना, तो हम जो सीधी जो नंबर्स आ रही है उनको तो सीधा का सीधा हम क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। सीधा बता सकते हैं कि 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 कहाँ, यहाँ पर 1.5, और ऐसे जो दशमलव वाली है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सीधी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अब जो वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है तो वर्गमूल वाली संख्या को किस तरीके से संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है, तो उसमें ध्यान देना, ठीक है। तो ध्यान देना कि आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा होगा। किसको पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है, ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम या जिसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण बराबर √, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर कर्ण अकेला है, देखो यहाँ पर रूट आ गया, यहाँ पर रूट आ गया, अब बचा क्या, 5। तो आपको 5 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 2 संख्याओं का वर्ग और उनके वर्गों को जोड़ने पर 5 आ जाए, ठीक है ना। 2 संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो एक तो कौन सी संख्या है, 2, और दूसरी कौन सी है, 1। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4, और 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1, और 4 और 1 कितना होता है, 5, ठीक है ना। तो हमें क्या लाना है, देखो ये यहाँ पर √5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट वर्गमूल है, वर्गमूल है। अब 5 को डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना, 5 को अलग करना है। तो 5 को क्या कर दिया हमने, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आगे बात समझ में हो गया, बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, और स्क्वायर रूट 5, ठीक है। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 यूनिट है जो किस में लेना है, आधार में, और 1 यूनिट है जो किस में लेना है, लंब में। तो सबसे पहले हम आधार को देखते हैं। इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, 0 को मान लेते हैं a, 0 को क्या मान लेते हैं, a। ये पॉइंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है ना। ये मान लिया हमने, क्या मान लिया, a, ठीक है। 2 यूनिट आधार, ये आधार 2 यूनिट पर आधार है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं b, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 2 इकाई 2 यूनिट 2 अंक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लंब। अब लंब बनाना है
तो इस पॉइंट से जब हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो लंब हमेशा किस पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो 1 यूनिट का डालना है लंब। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, ठीक है ना, 1 इकाई का। ये 1 इकाई है तो 1 इकाई का ही हमारे पास में कितना होना चाहिए, लंब होना चाहिए। जहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट क्या नाम दे देते हैं, सी पॉइंट को क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी है, 1 यूनिट है, 1 इकाई है, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास में 5 है, तो यहाँ से इस ए और सी को जब हम मिलाएंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, कर्ण। ये हमारे पास में है आधार, ये है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये हमारे पास में है कर्ण, जिसकी लंबाई कितनी है, √5, वर्गमूल 5। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रकार लेना है, प्रकार की सहायता से, ठीक है ना, क्या करना है कि प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है यहाँ पर 0 पर, ठीक है, एक पॉइंट पर, और पेंसिल का हिस्सा कहाँ पर रखना है आपको, सी पर। इस नाप से, ठीक है, ए और सी नाप से आपको क्या करना है, एक छाप काटना है, जो कहाँ पर कटेगा आपके, ठीक है ना, इस संख्या रेखा पर कटेगा। कहाँ पर कटेगा, इस संख्या रेखा पर कटेगा। इस संख्या रेखा पर जहाँ पर भी कटता है उसे कोई एक नए पॉइंट का नाम दे दो। मान लो हमने दे दिया डी, और यही डी क्या है आपके, किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यहाँ डी, ठीक है ना, बिंदु डी बराबर कितना है, √5। बिंदु डी क्या करता है, √5 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, बताता है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, जो वर्गमूल की जो संख्या है उनको क्या करना है, संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है, ठीक है। ये हमारी होती है आपके प्रश्नावली 1.2 पूरी। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपके अगली प्रश्नावली। धन्यवाद।